हेलो स्टूडेंट, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। जैसा कि आप जानते हैं सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं थी, किस तरह से सोवियत प्रणाली जो है 1990 तक चलती रही ये व्यवस्थाएं। उसके बाद जब विखंडन हो जाता है तो इसके स्वरूप में बदलाव आ जाते हैं, लेकिन तब तक उसके पहले उसकी प्रणाली, उसकी विशेषताओं के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से 1970 के पश्चात ये अपनी व्यवस्था को क्रियान्वित करती रही, किस तरह से आगे चल कर के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी क्या स्थिति बनी, बहुत सारे बदलाव आए। जिस तरह से सोवियत संघ में विखंडन हुआ 1990 के पश्चात जो है, उसके पहले तक शीत युद्ध हुआ रूस और अमेरिका के मध्य। तो इस तरह से इसके पहले सोवियत संघ प्रणाली की अपनी कुछ विशिष्टताएं थी, जिनके कारण जो है, इन विशेषताओं के कारण जो है अपना एक अलग वर्चस्व कायम की अपने राजनीति में, अपने वहाँ की संस्थाओं के मध्य में, अपने राजनीतिक स्थिति के स्वरूप में। तो इन सब पे चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विषय वस्तु को। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या थी, तो इसके अंतर्गत देखेंगे कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं सामाजिक सोवियत गणराज्य रूस में हुई। कहाँ पे हुई थी? सामाजिक सोवियत गणराज्य रूस में हुई थी। तो इस तरह से सन 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। जैसा कि यहाँ पे स्पष्ट है, समाजवादी क्रांति। समाजवादी क्रांति यहाँ पे क्या था? सामाजिक वर्चस्व के लेके था। समाज में इस सामाजिक क्रांति इस रूप में आई थी कि समाज पे उत्पादन के जो साधन हैं उस पे सभी लोगों का अधिकार होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए। समाजवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में आई थी, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती थी। समाजवादी व्यवस्था में समाज के उत्पादन के साधनों पे समाज के सभी लोगों का वर्चस्व होना चाहिए, सभी लोगों का नियंत्रण होना चाहिए, ना कि केवल व्यक्ति विशेष का जो पूंजी लगाता है केवल उसी का वर्चस्व हो, उसी की व्यवस्था हो। इस तरह से समाजवादी व्यवस्था समानता पे आधारित व्यवस्था देती है, समानता पे आधारित राज्य की कल्पना करती है, समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव को विश्वास नहीं करती और ना ही इस तरह के भेदभाव पर आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देती है। तो समाजवादी व्यवस्था जो है पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में आई थी और इसी के फलस्वरूप जैसा कि समाजवादी क्रांति हुआ था तो इसके पश्चात जो है ये अस्तित्व में आया था। किसके पश्चात? समाजवादी क्रांति के पश्चात। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लर्न रखेंगे कि सन 1917 में प्रथम युद्ध, जैसा कि आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे चूँकि 14 से 18 की स्थिति थी, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत प्रणाली क्या आई थी? अस्तित्व में आई थी। तो इस चीज़ को लर्न रखेंगे। कब आया था? 1917 की समाजवादी क्रांति के पश्चात। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो इस तरह से इसको लर्न रखेंगे कि सोवियत जो है राजनीतिक प्रणाली की क्या थी? धुरी थी और ये कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस दल का सभी संस्थाओं पर क्या था? गहरा नियंत्रण था। तो इस तरह से सोवियत प्रणाली जो थी एक राजनीतिक प्रणाली की धुरी थी और कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस दल का सभी संस्थाओं पे वर्चस्व था, सभी संस्थाओं पे नियंत्रण था। सोवियत आर्थिक प्रणाली जो थी योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी। तो इस तरह से जो इसकी आर्थिक प्रणाली थी वो योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित थी और राज्य के नियंत्रण में थी। सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। तो सोवियत संघ में क्या था? संपत्ति पर किसका नियंत्रण था? राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। जैसा कि इसके पहले हमने बताया है कि समाजवादी व्यवस्था में जो व्यक्ति विशेष का नियंत्रण था इसका विरोध किया जाता था कि व्यक्तिवादी व्यवस्था के कारण जो है किसी किसी उद्योग पर जब किसी वर्ग व्यक्ति विशेष का उस पर आधिपत्य होता है, पूंजी पे किसी वर्ग व्यक्ति विशेष का आधिपत्य होता है तो उसका लाभ जो है संपूर्ण समाज के लोगों को नहीं प्राप्त होता। तो इस तरह से समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत
इनका मानना था क्या कि पूंजी जो थी उस पर उत्पादन के जो साधन है उस पर सभी का अधिकार है, समाज के लोगों का अधिकार है, और उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो समाज के हितों के लिए होना चाहिए, सामाजिक हित होना चाहिए, जिससे सभी का कल्याण हो सके। समाज में जो भी उत्पादन हो उसके साधनों पर सबका नियंत्रण होना चाहिए। और पूंजीवादी व्यवस्था का ये लोग क्या करते थे, विरोध करते थे। क्यों विरोध करते थे? क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के कारण जो है किसी व्यक्ति विशेष का विकास होता है, संपूर्ण समाज का नहीं होता। तो इस तरह से उत्पादन के साधनों पे अगर सभी का अधिकार होना चाहिए और लाभ भी सभी लोगों के हित में होना चाहिए, यानी सामाजिक जो भी उत्पादन के साधन हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसका लाभ जो है समाज के सभी लोगों को मिलना चाहिए, व्यक्ति विशेष को नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी सोवियत आर्थिक प्रणाली में योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी, और सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी बहुत उन्नत थी। इस दूर दराज के क्षेत्र भी आवागमन के सुव्यवस्थित एवं विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं संचार के साधन जो होते हैं एक प्रणाली है जो बहुत ही आवश्यक है। सूचनाओं के आदान प्रदान में संचार व्यवस्था दुरुस्त रहेगी तो कम्युनिकेशन सिस्टम आसान होगा, एक दूसरे को संपर्क में आवाजाही में आसानी होगी, सूचनाओं को प्राप्त करने में, एक दूसरे को संदेश भेजने में या फिर आवागमन में बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो सिस्टम और आसान हो जाता है जब कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहता है। तो यहाँ पे भी वही स्थिति थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली जो थी बहुत ज़्यादा क्या थी, उन्नत थी। इस तरह से यहाँ विकल्पी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम दृष्टिकोण से इसको लन रखेंगे कि सोवियत संघ की संचार प्रणाली कैसी थी, उन्नतिशील थी। विकल्पी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो अब अभी से जो है उन प्रश्नों को लेकर के अभी से अगर आप तैयार रहते हैं, उन प्रश्नों को अभी से इंडिकेट करते रहते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से एग्जाम में जब भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, विकल्पी चाहे आए चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए, ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या निकल के आया कि सोवियत संघ की संचार प्रणाली जो थी उन्नतिशील थी, उन्नति अवस्था में थी। अब संचार प्रणाली की उन्नति से लाभ क्या होता है, इसके दूर दराज के क्षेत्र भी आवागमन के सुव्यवस्थित एवं विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। कम्युनिकेशन सिस्टम आसान हो जाता है। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वो कम्युनिकेशन के माध्यम से, इस संचार के माध्यम से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। कोई भी चीज़ हो, आवश्यक सूचनाएं हों, चाहे कोई एक दूसरे को संदेश भेजना हो, नियंत्रण करना हो, शांति व्यवस्था बनाए रखनी हो, विविध रूपों में इससे जो है लाभ प्राप्त होता है। तो संचार व्यवस्था जिसका जितना अच्छा होगा उतना ही वहाँ पे उसका विकास होगा, उतना ही उस क्षेत्रों पे उसका नियंत्रण होगा, उस क्षेत्रों पे उतना ही उसका वर्चस्व आसानी से कायम रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे सोवियत संघ की संचार प्रणाली क्या थी, बहुत उन्नति अवस्था में थी। इसके दूर दराज के जो क्षेत्र थे वे आवागमन व सुव्यवस्थित एवं विशाल प्रणाली के कारण क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे, एक दूसरे का संपर्क सूत्र बना हुआ था, जिससे जो है आसान थी ये व्यवस्था, एक दूसरे के संपर्क में थे। अगला है सोवियत संघ जो थी विशाल ऊर्जा संसाधन, जिसमें खनिज तेल, लोहा, उर्वरक, इस्पात, मशीनरी आदि शामिल थे। तो जानते हैं सोवियत संघ के पास क्या था, विशाल ऊर्जा क्षेत्र संसाधन था। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं संसाधन जो होता है किसी राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूती देता है। जिस राष्ट्र के पास जितना अच्छा संसाधन होगा, जितनी संसाधनों की विविधता होगी, उसके माध्यम से वह राष्ट्र उतना ज़्यादा संपन्न हो जाता है। तो यहाँ पे भी इनके पास ऊर्जा के विविध संसाधनों के अपार भंडार थे, जो उनके विकास में, उनके आर्थिक मजबूती में सुदृढ़ता प्रदान किए। जैसा कि आप जानते हैं संसाधन किसी राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न बनाते हैं। संसाधनों के माध्यम से ही कोई राष्ट्र आगे बढ़ता है। जो भी संसाधन उसके पास होते हैं उन्हीं के माध्यमों से उसका उपभोग करते हुए, उसका यूज़ करते हुए, तकनीकी के माध्यम से और इन संसाधनों के माध्यम से अपने आप को, अपनी आर्थिक स्थिति को क्या करता है, सुदृढ़ बनाता है। तो संसाधन के रूप में इनके पास क्या थे, खनिज तेल थे। जैसा कि आप जानते हैं ये संसाधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
लोहा है। लोहा जो होता है, क्या होता है, मानव जीवन के विकास का आधार होता है। किसी भी राष्ट्र के विकास में बहुत ही सहयोगी ये धातु है और इस तरह से जिसे आधारभूत धातु भी माना जाता है। तो लोहा है, खनिज तेल है, उर्वरक है, इस्पात है, मशीनरी है आदि सब शामिल हैं। इनके माध्यम से सोवियत संघ जो है काफ़ी विकास की ओर आगे बढ़ता गया। विश्व में इसका वर्चस्व भी कायम रहा। अन्य देशों में उद्योग भी स्थापित किए, दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान किया। अपने देश में औद्योगिकरण में इसके माध्यम से, अपने संसाधनों के माध्यम से इसको काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ। तो सोवियत संघ जो है अपनी इन विशिष्टताओं को लिए हुए था। इन्हीं विशेषताओं के कारण जो है सोवियत संघ विश्व में अपनी इन्हीं ख्याति के कारण, इन्हीं विशिष्टताओं के कारण जाना जाता है और इन्हीं के कारण जो है विश्व इतिहास में प्रसिद्ध है। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नति अवस्था में था। तो जैसा कि आप जानते हैं घरेलू उपभोक्ता उद्योग इसकी कैसा था, बहुत ही उन्नति अवस्था में था। केवल घरेलू ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रूस ने अन्य देशों में भी अपने संयंत्र लगाए थे, अपने उद्योग लगाए थे। जैसे भारत में भी उसने बहुत उद्योग लगाए। भारत में उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की, भारत में औद्योगिकरण को तीव्र गति दिया। तो इस तरह से सोवियत संघ अपनी विशेषताओं के कारण, अपनी विशिष्टताओं के कारण जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस व्यवस्था में आज सोवियत प्रणाली की विशेषताओं के अंतर्गत आपने उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। किस तरह से सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था किस क्रांति के पश्चात किस सन में आई थी, तो 1917 के पश्चात अस्तित्व में आई थी और भी समाजवादी क्रांति के पश्चात, तो 1917 के समाजवादी क्रांति के पश्चात ये अस्तित्व में आया था और राजनीतिक प्रणाली और धुरी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में थी। और किस तरह से अपनी विशेषताओं के कारण अपने कार्यों को, अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाती गई। तो डियर स्टूडेंट, अपने विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से नए वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।